अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके काय काय कोयटा कोयटा ग्लैडिएटर फिर आखिर पीएसएल सीजन 6 के अबू धाबी लैग में मैच जीतने में कामयाब हो गई। इससे पहले वो ऑलरेडी जब अबू धाबी पहुंचे थे तो सबसे नीचे दिखाई दे रहे थे, लेकिन पहुंचने के बाद भी उन्हें मुसलसल 2 शिकस्तें हुई और गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में उन्होंने टूर्नामेंट की जो फेवरेट टीम करार दी जा रही है दमादम मस्त कलंदर लाहौर कलंदर्स को 18 रन से शिकस्त दी। कहीं ना कहीं कुछ कमबैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, चांस तो उनका ना होने के बराबर है कि वो प्लेऑफ में पहुंचे, लेकिन अब भी चांस मौजूद है कि वो पहुंच सकते हैं। लेकिन इस बारे में सोचने से ज्यादा बेहतर ये होगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की इंतजामिया ये देखे कि कहाँ कहाँ इस सीजन में उनसे गलतियां हुई हैं और बाकी मैचेस अगर वो अपने प्राइड के लिए भी खेल जाते हैं और मजीद कोई 2 मैचों में फतह हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी साख के लिए बेहतर होगा। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स की टीम मुसलसल दूसरा मैच आ रही है। इससे पहले मैच में उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 20 रन पर 5 आउट कर लिए थे, फिर 86 पर 2 थे और 160 चेस कर रहे थे, लेकिन वो चेस नहीं कर सके थे। 2 मरतबा मौका मिला, उससे फायदा नहीं उठाया। जबकि इस मैच में भी उनकी बैटिंग कोलैप्स कर गई, टॉप ऑर्डर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहा। फखर की बात कर लें, हफीज की बात कर लें, ये दोनों वो कंटेंडर्स हैं जिनको हम वर्ल्ड T20 में देखना चाहते हैं, लेकिन उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। जबकि दूसरा मैच जो खेला गया था वहां कराची किंग्स की टीम एक मरतबा फिर आउट क्लास हो गई और इस बार तो बहुत ही बुरी तरह आउट क्लास हुई पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। सिर्फ 108 रन बनाकर आउट हो गए। कोई बैटिंग उनकी दिखाई नहीं दी। अगर अब्बास आफरीदी जो टेल एंडर है उनके 27 रन 18 गेंदों पर हटा दें तो फिर तो शायद ये टीम 80 या 85 रन पर ब्रुक होती हुई दिखाई दे रही थी। तो ये परफॉर्मेंस कराची किंग्स की दिखाई दी। बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया तो गप्टिल, शर्जील खान, जरदान कोई भी परफॉर्म नहीं कर सके। ऐसा लग रहा है कि एक बाबर आजम के गिर्द बैटिंग घूम रही है, वो भी 80 रन करते हैं तो भी टीम नहीं जीत पा रही है। डिफेंडिंग चैंपियन मुश्किलात से दो चार है। दूसरी जाने पेशावर ज़ल्मी की टीम अब ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी सी जो मुश्किलात हुई थी वो दूर हो गई। हालांकि उनके 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर, मिलर भी नहीं है अब और 2 वेस्ट इंडियन प्लेयर भी जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जय आए, उन्होंने भी जबरदस्त परफॉर्म किया और नेक्स्ट सेंचुरी कल स्कोर की। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा ऑफिशियल्स के खिलाफ या मौजूदा ऑफिशियल्स की जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो डोमेस्टिक की सतह पर हो या दीगर मैदान में हो, उस पर बहुत सारे लोगों को, क्रिकेट हल्कों को एतराज है। उनमें एसोसिएशन भी शामिल है, उसमें क्रिकेट के बड़े स्टेक होल्डर भी शामिल है, जिन्होंने गुज़श्ता रोज कजाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर जाके एहतजाज किया। पूरे पाकिस्तान से ऑर्गेनाइजर जमा हुए थे जिन्होंने एहतजाज किया और उनका मकसद यही था कि 2014 के आईन को बहाल किया जाए। खिलाड़ियों का और खिलाड़ी खेल से वाबस्ता लोगों का जो इस्तेहसाल हो रहा है इसे बंद किया जाए। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, क्रिकेट बोर्ड के लिए काम किया, क्रिकेट टीम के तकरीबन तमाम ही शोबों में काम किया, हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो नसीम, ठीक हो? यस, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बयान की हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो मुझे नज़र आया वो ये था कि दोनों टीमें जो कि कंटेंडर समझी जा रही थी, एक डिफेंडिंग चैंपियन है और दूसरा लाहौर कलंदर्स, ऑल ऑफ अ सडन उनकी जो बैटिंग में स्लम्प आया है एकदम से, वो बड़ा परेशान कुन है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जूं आप टॉप 4 की तरफ बढ़ते हैं प्लेऑफ्स के लिए तो आप चाहते हैं कि आपकी टीम अपने पीक परफॉर्मेंस पे हो और आपके तमाम वो डिपार्टमेंट्स, चाहे फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नजर आए, ताकि आप जब अगले मैच में जाएं तो कॉन्फिडेंट नोट पे जाएं। बदकिस्मती से लाहौर कलंदर पिछले 2 मैचेस में जिस किस्म का बैटिंग डिस्प्ले उन्होंने किया है वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि 160 150 रन कोई बहुत ज्यादा बड़ा हदफ नहीं होता किसी भी जगह पे चेस करने के लिए, चाहे वो पिचेस जैसे मर्जी हो। मैं मानता हूं कि कल की पिच जो थी वो थोड़ा सा कंड्यूसिव थी, फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही थी और स्पिन भी हो रहा था, जिसकी वजह से मुश्किलात थी बैट्समैन को। लेकिन उसके बावजूद मैं फील करता हूं कि ये दोनों के लिए तो इतना अच्छा नहीं है। कराची किंग्स का तो मुझे टॉप 4 में जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, वेयरएज लाहौर कलंदर पहुंच तो गई है टॉप 4 में, लेकिन जब वो प्लेऑफ्स खेलेगी या अपने 1-2 मैचेस जो भी उनके बाकी हैं जो उन्होंने खेलने हैं, अगर उनकी वो बैटिंग फॉर्म वापस नहीं आती है जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं, वो प्लेयर्स अगर परफॉर्म नहीं करते हैं, जैसे आपने जिक्र किया हफीज का और फखर जमान का, तो जब टॉप 6 में से अगर 2 से 3 कंट्रीब्यूशन ना हो
तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी टीम जो है वो मैचेस जीतती चली जाएगी। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है लाहौर कलंदर के लिए भी और कराची किंग्स के लिए भी। फखर और खास तौर पे अगर हम हफीज को देख लेते हैं, देखें ये दो वो कंटेंडर्स हैं हारून भाई के जिनको हम देखना चाहते हैं वर्ल्ड T20 की टीम में, और हमने हमने इस पे बहुत बात की है। लेकिन हफीज का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा शेक हो गया, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो बिल्कुल नहीं खेल पा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो फखर जमान अभी इतनी बड़ी इनिंग खेल कर आए थे वो 190 की, और उसके बाद फिर जो सूरत हाल दिखाई दे रही है कि उनकी भी फॉर्म नहीं आ रही। जहां पे वो रन करके आए थे उसके बाद T20 क्रिकेट में उनको दोबारा 4 और 5 नंबर पे हमने बैटिंग करवाई थी, कभी 6 नंबर पे भी ले गए थे हमारे T20 क्रिकेट में, जो जिम्बाब्वे में मैचेस खेले गए थे। उससे भी फर्क पड़ता है अरुण भाई? देखिए वो तो फर्क तो पड़ता होगा, लेकिन द थिंग इज कि जब वो पीएसएल के लिए खेल रहे हैं तब तो अपनी अपनी उस पोजीशन पे खेल रहे हैं ना जहां वो खेलते थे, वो ओपन कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा इशू जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि हमारा जो चाहे वो हफीज हो, चाहे वो फखर जमान हो और शर्जील हो, इनके ज़हनों में बहुत ज़्यादा चीज़ें ये बन गई हैं कि हमने पाकिस्तान की टीम के लिए खेलना है, तो हम जो है ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया हुआ इन्होंने कि हमारी बैटिंग की फॉर्म ठीक नहीं है। तो हर मैच में जब वो बैटिंग करने जाते हैं, तो अपने साथ नेगेटिव थॉट्स को लेके जाते हैं। देखिए एज़ ए बैट्समैन आपको जो भी चीज़ आपने कर ली, चाहे आपने अच्छा किया या बुरा किया, उसको आपको अपने उसमें से हटा देना चाहिए जब आप नेक्स्ट मैच पे जाएँ। लेकिन प्रॉब्ली ये कैरी कर रहे हैं वो अपनी नाकामियों को जो पीछे मैचेस में लेके चले आ रहे हैं। ये कभी भी अपने शेल से बाहर नहीं निकलेंगे अनटिल अनलेस कि अगर वो अपने आप को फ्री माइंड के साथ जिस तरीके से वो खेलते हैं। और इससे पहले देखें ना, आपने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तभी तो आप पाकिस्तान की टीम में हो। आपने मुसलसल हफीज ने कामयाबियां दिलाई पाकिस्तान को। फखर जमान जब भी अच्छी नहीं खेलते हैं पाकिस्तान कामयाबी हासिल करता है। तो शर्जील ऑब्वियसली अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेरे अपने नजदीक ये लोग बहुत ज्यादा शैल में चले गए हैं। अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स इन्होंने रख लिए हैं कि पता नहीं हमसे रन होंगे या नहीं होंगे। तो ये सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। 2 से 3 मैच रह गए हैं आपके पीएसएल के, उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट टूर्स पे चले जाना है इंग्लैंड के खिलाफ और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज, जो कि दोनों बड़ी अच्छी T20 की टीम्स हैं। तो आप पॉजिटिव नोट में जाना चाहेंगे उन सीरीज के लिए, और अगर यहाँ परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो somehow or the other वो नेगेटिव थॉट्स को ही साथ लेके चलेंगे। आप कलंदर्स के शाहिनशाह अफरीदी और सरफराज के दरमियान एक कल इंसिडेंट भी हुआ था, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा हुआ है। इस इंसिडेंट को आपने किस तरीके से देखा? अभी मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ, कभी किसी के सर पे गेंद लगती है और बुरे के लग जाए तो सारे जमा हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं कि भाई क्या हो गया, आर यू ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हें सही है। लेकिन कल सरफराज की गेंद लगी थी, शाहिनशाह अफरीदी वापस पीछे चले गए थे, फिर जाने के बाद कोई ना कोई उनका क्या आर्गूमेंट हुआ। आ, आपने किस तरह देखा इसको? सीनियर की रिस्पेक्ट, फॉर्मर कैप्टन की रिस्पेक्ट, आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप किसी कॉन्टेस्ट में चले जाते हैं, जब आप मुकाबले का रुझान आपको सामने नजर आता है, तो फिर ना सामने कोई सीनियर है ना कोई जूनियर है, क्योंकि आपने एक दूसरे के ऊपर सबकत लेके जाने की कोशिश करनी है। ऑब्वियसली सरफराज की कोशिश होगी उसको हिट मार के चौके और छक्के मारे, वेयर एज चौका और छक्का खाने के बाद एक फास्ट बॉलर के जहन में लामवाला ये चीज आती है कि वो बाउंसर करे। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले आपने देखा कि रसल को भी जो है बॉल लगा था, कासिम को उन्होंने मूसा को उन्होंने 2 हिट्स लगाई थी, उसके बाद मूसा ने बाउंसर किया, उनको भी हिट लगी। यहाँ सरफराज अच्छा खेल रहे थे क्योंकि वो बैटिंग अच्छी कर रहे थे, तो एक आध बाउंसर उन्होंने राउंड द विकेट से आगे किया, उनको लग गया। तो ये देखिए ये आर्गुमेंट्स होते रहते हैं। आप देखें दुनिया भर में जितनी भी आप हिस्ट्री उठा के देख लेंगे, लिली का और आपका जावेद मियादर का इंसिडेंट आपको याद होगा, इस तरह के और बहुत सारे इंसिडेंट्स जो है वो होते रहे हैं। तो ये तो एक मुकाबले में ये चीज होती है। हाँ, अब आप जो जेस्चर्स की बात करते हैं वो हमेशा होते हैं ऑन द स्पॉट, लेकिन जैसे ही मैच से आप बाहर निकलते हैं, खत्म होते हैं, तो आप आपस में आके प्रेजेंटरीज एक्सचेंज करते हैं और आप कहते हैं दैट वाज हीट ऑफ द मोमेंट। हम थ्रू आउट इस अपने करियर में इस तरीके से गुजरे हैं। एंडी रॉबर्ट्स हो गए या क्रॉफ्ट हो गए, आगे में बाउंसर थे, मारते भी थे, सब कुछ भी था। एंड ऑफ द गेम आगे हमसे मिलते थे, बातचीत करते थे, कहते थे कि ठीक है यार, वो तो हमारा सिलसिला ग्राउंड के अंदर था, तो बात तो हम वैसे के वैसे ही है। सो मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ। इसको बहुत ज्यादा इसको मीडिया में ये पेश किया गया कि जी सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं। जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, तो देयर इज नो सीनियर नो जूनियर। आपने अपना एग्रेशन दिखाना है, जिस तरह सरफराज अपना एग्रेशन दिखा रहे थे, हिटे मार के चौके और छक्के लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह एक फास्ट बॉलर है वो शाहीन आफरीदी, क्योंकि वो पाकिस्तानी बॉलर है
और वो जूनियर है तो अब लोग कह रहे हैं कि जी सीनियर की इज्जत करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, यही क्रिकेट का एसेंस है। आप मुकाबले में जब जाते हैं तो आप अच्छा भी करेंगे, आप बुरा भी करेंगे, दोनों चीजें आपको फेस करनी पड़ती बिल्कुल ठीक है अरुण भाई। ये बात इम्पोर्टेंट है कि मुकाबले का रुझान है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बात ये कर रहा था कि जब कभी गेंद लग जाती है तो पहुंच जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने फर्क देखा है जब सरफराज PSL 1, 2, 3 में पाकिस्तान के कप्तान थे, तीनों फॉर्मेट के, तो भी हमने खिलाड़ियों के रवैये देखे थे। आज अगर बाबर आजम कप्तान है तो यही शाहिनशाह अफरीदी सर पे हाथ मारते हैं जब आउट हो जाते हैं, तो शाबाशी देते हुए जा रहे होते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि ये भी जरूर एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि किसने मेरे लिए क्या रोल प्ले किया शाहिनशाह अफरीदी के बारे में। मुझे याद है कि जब वर्ल्ड कप में टीम जा रही थी तो बड़ा रोल प्ले किया था सरफराज ने। उस वक्त सिलेक्टर शाहिनशाह अफरीदी को देने के मूड में नहीं थे, लेकिन वहाब रियाज की जगह उन्होंने उनको चांस दिया था वहां पर और मौका दिया था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रिस्पेक्ट, हम अगर करंट कैप्टन है उसकी रिस्पेक्ट डिफरेंट करेंगे, एक कप्तान हट गया उसकी रिस्पेक्ट मुख्तलिफ हो जाए। मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था हारून भाई। है। हाँ नसीम, देखो जो आपका पॉइंट है वो मैं उसको समझ रहा हूँ, लेकिन द थिंग इज कि आप मुझे ये बताएं कि ये तो हमारे तो कल्चर का हिस्सा है कि आप ये हमेशा देख लें कि जब भी कोई करंट सिनेरियो में किसी अच्छी पोजीशन पे होता है, लोग उसकी आवभगत करते हैं, उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं। द मोमेंट आप उस पोजीशन से हटते हो तो आपका रवैया बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये तो हमारी फितरत में शामिल है। तो मैं इसको दूसरी तरफ से, दूसरे एंगल से लेता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये मैं नहीं मान सकता कि जो शाहीन शाह हैं उनके दिल में या जहन में डिसरेस्पेक्ट होगी सरफराज की। दैट वाज व्हाटएवर हैपेंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, वो हीट ऑफ द मोमेंट था। उस वक्त जो चीज भी हो गई वो हो गई। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि जो भी अगर अच्छा काम किया है सरफराज ने शाहीन शाह अफरीदी के लिए कि वो उसका इंटरनेशनल करियर बने, वो कभी भी उसको नहीं भूल सकता। और मैं अभी भी ये यकीन से कह सकता हूँ कि जब ये ऑफ द फील्ड मिले हुए होंगे, उसने उनसे माफी भी मांगी होगी या उनसे आपस में एक्सचेंज किए होंगे वर्ड्स, या अच्छी तरीके से मिले होंगे। क्योंकि ये चीज देखें, ये हो नहीं सकता कि ऐसा ना हो। देखिए मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं पहला टेस्ट मैच खेल रहा था, उससे एक दिन पहले डेनिस लिली ने अखबार में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कहा था कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि हारून रशीद या वसीम राजा जो है वो कल टेस्ट मैच खेल रहे हैं। हारून तो बिल्कुल नया है, इसको मैं नहीं जानता, लेकिन वसीम राजा पुराना है। लेकिन मैं इन दोनों को ये बताना चाहता हूं कि कल जो सिडनी की पिच है वो मेरे लिए पैराडाइज है। तो ये तो जो भी इन दोनों में से आएगा मैं तो इनको खड़ा नहीं होने दूंगा वहां पर, और मैं इनको गिरा दूंगा। ठीक है। अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। पहला टेस्ट मैच मैं खेला और मैंने 50 रन किए। और डेनिस लिली ने इतने बाउंसर्स किए और इतना करीब आके उसने मुझे बहुत बुरा लगा। आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो बहुत ज्यादा स्लेजिंग करते थे उस जमाने में, लेकिन मैं उनको इग्नोर किया। जब मैं 50 रन करके उसके बाद मैं आउट हो गया, तो जब मैच खत्म होने के बाद मुझे पता लगा कि जी डेनिस लिली ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़े हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ी बात है, इतना बड़ा प्लेयर आके, और उसको ड्रेसिंग रूम के अंदर आया, उसने आके मुझे कहा वेल डन बॉय, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। और ये कह के वो उसको निकाह देखे ना, इससे अंदाजा लगाएंगे क्या था। जब वो अंदर था तो वो सिर्फ मेरे से मुकाबले की वजह से वो मुझे जो भी कुछ कर रहा था वो कर रहा था, लेकिन बाहर आके उसके जो मैंने अच्छा किया उसके बाद आगे उसने उसको प्रेज किया। सो दिस इज हाउ इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो खेली जाती है, या जो भी कम्पेटिटिव क्रिकेट है वो इस तरीके से खेली जाती है। तो मैं ये फील करता हूं कि ना सरफराज को इसको लेना चाहिए, ना शाहीन शाह को, और प्लस उन तमाम फैंस को, उन फैंस को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ठीक है मुकाबलेबाजी हो रही थी, उसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर सबका दे जाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा पॉइंट तो ये है। बिल्कुल हारून भाई, आपका पॉइंट क्लियर आ गया। हमारे पास है कराची किंग्स को क्या हुआ है, जिस अंदाज से वो खेल रहे हैं कि अगर एक बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं, वो 80+ करते हैं तो भी टीम मैच लूज कर रही है। 2 मैचों में उन्होंने 80 किया, मैच हार गई टीम। और इस मैच में तो अगर वो जल्दी आउट हो गए तो टीम 108 रन बनाकर आउट हो गई। देखिए कराची किंग्स की तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है, और समहाउ द अदर मुझे ये फीलिंग हो रही है कि कराची किंग्स मुझे वो टीम ही नहीं लग रही। ना मुझे उनमें कोई कोहेजन नजर आ रहा है, ना उनकी आपस की कोई मुझे ऐसी कोई बाइंडिंग वो फोर्स नजर आ रही है कि ऐसे लग रहा हो कि वो एज ए यूनिट खेल रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, बट ये हमारी ऑब्जर्वेशन है जो बाहर से देख रहे हैं। यहाँ मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि देखिए हमारे यहाँ पर जो भी व्यूज होते हैं ना, चाहे मैं बात कर रहा हूँ या नसीम बात कर रहा हूँ, हम बाहर से बैठ के जो चीजें देख रहे होते हैं उसमें ये हमारी राय है।
ये जरूरी नहीं है कि तमाम के तमाम नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, हमारी इस राय से एग्री करें, लेकिन ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो हम देखने के बाद असेस करते हैं और वो हम आपकी तरफ पेश करते हैं। तो इसलिए मैं जो देख रहा हूं, मुझे ना कराची किंग्स की वो टीम नजर आ रही है जो हमने पिछले साल देखी थी, और अब डिफेंडिंग चैंपियन अगर इस तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आए तो उसके कैप्टन को यही ना पता हो कि हिटें लग रही हैं फास्ट बॉलर्स को, तो स्पिनर्स पहले आ जाने चाहिए। आप देखें ना, आखिर में आके जब इमाद ने बॉलिंग की, 2 विकेट्स लिए ना उसने, ठीक है मैं मानता हूं कि शोएब मलिक ने उसको हिट मार के वो मैच को जल्दी खत्म करने की कोशिश में विकेट दी, लेकिन आपको जब प्रेशर पड़ रहा है, जब जजाई इतनी हिटें मार रहे हैं, तो आप किसने आके उसको बीच में करना था? अल्टीमेटली उसी ने आउट किया ना, इमाद वसीम ने उसको आउट किया। सो समा और दी जी अदर मुझे तो बिल्कुल भी नजर नहीं आया कप्तानी का वो एलिमेंट और टीम का जो कॉम्बिनेशन है कि वो आपस में जेल होके खेल रहे हैं, और यही वजह है कि जो कराची की परफॉर्मेंस आपको ये नजर आ रही है, और मुझे चांसेस नजर आ रहे हैं कि यू नेवर नो कि कराची किंग्स टॉप 4 में फिनिश ना करे, क्योंकि देखिए पेशावर कल का इंपॉर्टेंट मैच जीत के तो ऊपर चली गई ना, अब तो बीच में नीचे 2 टीमों के दरमियान रह गया। जो नेवर आउटसाइड चांस कोयटा ग्लैडिएटर का भी मुझे नजर आ रहा है कि अगर दूसरों के रिजल्ट्स अपसेट हो जाते हैं और ये अपने दोनों मैचेस जीत, देयर इज एवरी लाइकलीहुड कि कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉप 4 में फिनिश कर सकती है। सो दिस इज वेयर मैं तो कराची किंग्स को फील करता हूं कि उनके लिए आगे के जो मैचेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें से एक मैच उनका प्रॉब्ली इन्हीं के साथ है, कोयटा कोयटा। ग्लैडिएटर्स के साथ है। हाँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स, सॉरी कोयटा के साथ है, तो वो मैच भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो मैच वो जीतेगा उसके चांसेस हैं कि वो टॉप 4 में चले जाए। बिल्कुल, आज जो मैच खेला जा रहा है उसमें मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम है मध्य मुकाबल। तो एक सरफराज और रिजवान का एलिमेंट भी बहुत ज्यादा डिस्कस होता है। पहले राशिद लतीफ, मोइन खान बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ करता था। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला। देखिए मुल्तान सुल्तान तो बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही है, आई थिंक वो बहुत ही कॉन्फिडेंट नोट में होंगे। दूसरी तरफ अगर आप कल देखें कि कल भी जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो रन्स बनाए वो बहुत कन्विंसिंग नहीं थे। 160 का जो टारगेट है या 150 प्लस का जो टारगेट है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता। अगर आपके सामने अच्छी बैटिंग लाइनअप्स आ जाएं और वो अगर अच्छे तरीके से खेलना शुरू कर दें तो ये अचीवेबल है। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए तो अब ये दोनों मैचेस डू एंड डाई है, उनको तो ये दोनों मैचेस जीतनी है अगर कोई भी जगह उन्होंने अपनी बनानी है कि अगर दूसरी तरफ अपसेट हो जाए तो ये टॉप 4 में फिनिश हो जाए। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को तो बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा इस मैच को जीतने के लिए। मुल्तान सुल्तान की कोशिश यही होगी कि ऑब्वियसली वो भी 6 पॉइंट्स पे खड़े हुए हैं, उनको भी अपने मैचेस चाहिए जीतने के लिए, और वो जिस मोमेंटम से आ रहे हैं और जिस तरीके से रिजवान खेलता हुआ आ रहा है और लीड कर रहा है अपनी टीम को फ्रॉम द फ्रंट, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मुल्तान सुल्तान के लिए। वेयर एज यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सरफराज लोन बैटल, मैं तो देख रहा हूँ कि हर मैच में सरफराज ही जो है वो वरी करता हुआ नजर आ रहा है अपनी टीम के लिए, और उसकी बैटिंग की कंट्रीब्यूशन देख लें, अगर 160 पे ही पहुंचे हैं तो वो नॉट आउट रहे हैं, तो उन्होंने टीम को वहां तक पहुंचाया है। ठीक है, बीच में आके थोड़ी सी कैमियो इनिंग खेली आजम खान ने, जो कि मैं भी फील करता हूँ इतनी कन्विंसिंग नहीं थी, लेकिन स्टिल उन दोनों ने मिलकर एक टीम को एक ऐसे स्कोर पे पहुंचा दिया जहां उनके बॉलर्स ने आके खास तौर पर नवाज ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, और स्पिनर्स को क्योंकि हेल्प मिल रही थी, इतना आसान नहीं था उनको हिटें मारना, तो वो ओवरऑल कामयाबी उनको मिली। फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये भी उनको कॉन्फिडेंस बूस्टर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, जो कि आज के मैच में नजर आना चाहिए। और ओवरऑल अगर देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, आंद्रे रसल उनके चले गए, फैफ डुप्लेसी उनके खेल नहीं रहे, तो उन्होंने अपनी टीम को दोबारा से और ज्यादा थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर लिया। आप अगर देखें तो हसन खान को वो लेकर आ गए टीम के अंदर, जो उनके अपने प्लेयर हैं, और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में तो ये एक एनर्जी जरूर दिखाई दी। फील्डिंग स्टैंडर्ड को देख ले, जो एक अंडरस्टैंडिंग उनकी आपस में खेलने की वजह से थी, वो कुछ थोड़ी सी दिखाई दी अरुण भाई। हाँ, कल डेफिनेटली बेहतर है। देखिए हम तो पहले से ही कह रहे थे कि हसन खान को टीम में इसलिए होना चाहिए कि देखिए बाज दफा आपकी अच्छी फील्डिंग, आपकी वही अच्छी बॉलिंग जो है ना, वो आपकी टीम के उसको लिफ्ट कर देती है मोरल को। सो हसन खान वो प्लेयर हैं जो आगे टीम में एनर्जी देते हैं, फील्डिंग में जान मारेंगे, आपको हर वक्त आपको नजर आएंगे, बैटिंग करते हुए अगर उनको मौका मिलता है वो हिट भी मार लेते हैं। सो कल मुझे उनका कॉम्बिनेशन इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन स्टिल मैं देखता हूँ कि
बॉलिंग में अभी भी वो चीज नहीं हो रही जो कल नजर आ रहा था कि सरफराज बड़ा अपसेट होते थे कभी, क्योंकि वो बॉलर को क्या कि कुछ आते थे और देखते थे कि बॉलर कुछ और कर देता है। तो वो एक ऐसा इशू होता है कि कप्तान एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है कि जी देखो मैंने आपको ये फील्डर्स यहाँ दिए हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ज्यादातर बॉलिंग इस लाइन और लेंथ पे करोगे, लेकिन जब वो देखता है कि उसके बिल्कुल उलट कर रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन आती है। और ऑब्वियसली आपको नजर आता है कि सरफराज वो शो करता है जब वो फील्ड में होता है एज कैप्टन, तो वो चीज जो है वो स्क्रीन पे तो बुरी लगती है, लेकिन ऑब्वियसली बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ लीडर, वो ये गुस्सा या ये चीजें अपनी उस टीम मेंबर्स को बता रहा होता है कि यार देखो तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कर रहे हो। यानी हमने एक प्लान किया हुआ एक चीज, आप उसके मुताबिक कर दो, उस वहां जितने मर्जी आप रन खा लो, मुझे उसके कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन फील्डर ऑफ साइड पे आप गेंद कर रहे हो लेग स्टंप पे, तो उसमें तो कोई दुनिया का कोई भी बॉलर या कोई भी कैप्टन जो है वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये वो चीजें हैं। कल बेहतर नजर आए मुझे कोयटा की टीम, लेकिन मुल्तान सुल्तान के साथ मुकाबला टफ होगा। अगेन मैं देख रहा हूँ कि टॉस जीतने वाले पहले बैटिंग दे रहे हैं दूसरी टीम को और कोशिश करते हैं कि कम से कम रन पे आउट करें। और कल तो खास तौर पर ये नजर आया कि पहले बैटिंग करते हुए प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, एक टीम मैच जीत गई क्योंकि दूसरी टीम ने अच्छी बैटिंग नहीं की, जैसे कि मैं लाहौर कलंदर की बात कर रहा हूँ, फिर पिशावर जलमी आराम से मैच जीत गई। अभी स्पिनर्स का रोल आप कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब इस पिच के ऊपर मैचेस काफी हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ ही रहे। ज़ाहिर है कि स्क्वायर है इस ग्राउंड का, उस पे भी ज़ाहिर प्लेयर्स चल भी रहे होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। कल नवाज की जैसे हमने बॉलिंग देखी, हालांकि ड्यू फैक्टर के बावजूद वो जिस जगह पे गेंद करने में कामयाब हुए, उन्होंने 2 क्रूशल विकेटें भी हासिल की। कई पहले हमने देख रहे थे कि रिस्ट स्पिनर राशिद खान हो गए या दीगर रिस्ट स्पिनर्स फिर भी ज्यादा अच्छी तरह ग्रिप कर रहे थे, लेकिन अब फिंगर स्पिनर्स को भी हमने देखा है। माज वसीम कल अच्छी गेंदें करते हुए दिखाई दिए। अबरार ने 3 आउट किए पेशावर जलमी के। ये तो देखिए बड़ा इंकरेजिंग साइन है। ऐसे जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि जूं जूं इन पिचेस के ऊपर मैचेस होंगे ये थोड़ी सी वोन आउट हो जाएंगी, क्योंकि 3 पिचेस पे शायद ये मैचेस खेले जा रहे हैं। तो बारी बारी जिस भी पिच के ऊपर ये खेलते हैं तो वहां पर उनको जो प्रिपरेशन का टाइम है वो बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि हर दिन जो है वो मैच हो रहा है। तो क्यूरेटर्स जो है वो इतनी जल्दी पिच को इतना अच्छा बना नहीं सकते। कल भी हमें नजर आया कि फास्ट बॉलर्स को खास तौर पर जो बॉल प्रॉब्ली गप्टिल को कल पड़ी थी, जो बॉल वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी समीन गुल की। सो वो और उसके साथ साथ स्पिनर्स, जब स्पिनर्स थोड़ा सा बाइट और टर्न मिलना शुरू हो जाता है ना किसी भी पिच पे, तो वो फिर T20 के फॉर्मेट में आके बड़ा मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए कि वो उसको किस तरीके से कोप करे। और यही वो रीजन था। आप देखें कि अबरार का पहला मैच था लेकिन उसने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की, फिर नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इमाद वसीम ने अच्छी बॉलिंग की। तो स्पिनर्स का रोल अब मुझे नजर आ रहा है कि आइंदा वाले मैचेस में ज्यादा कारगर साबित होगा इन टर्म्स ऑफ टेकिंग विकेट्स, क्योंकि T20 क्रिकेट में जब भी आप विकेट्स लेंगे आपकी ऑपोजिशन मुश्किल में आएगी, क्योंकि हर नया आने वाला बैट्समैन और खास तौर पर ऐसी पिच के ऊपर जहां स्पिन होना शुरू हो जाए, आप आते ही हिटर नहीं मार सकते। कहीं कल आते ही जैसे शोएब मलिक ने कोशिश की छक्का मारने की, लेकिन वो नहीं मार सके और आउट हो गए। क्योंकि अब बाउंड्रीज को पार करना स्पिनर के ऊपर भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पेस को तो आप हल्का से टच करते हैं तो अपनी पेस को यूज करके आप उसको छक्का चौका मार लेते हैं, लेकिन जहां स्पिन होना शुरू हो जाए तो वहां आपको बनाना पड़ता है। आपको उसकी जगह पे पहुंच के बॉल की पिच के ऊपर पहुंच के और बिल्कुल परफेक्ट हिट मारनी पड़ती है। और जहां थोड़ा सा स्पिन या पीछे रह गया, गेंद ज्यादा स्पिन हो गई, आपको देखते हैं कि गेंद जो है हवा में खड़ी हो जाती है और वो फिर कहीं ना कहीं किसी फील्डर के हाथों में बॉल आपको जाती हुई नजर आती है। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग रोल होगा, इंपॉर्टेंट रोल होगा स्पिनर्स का आने वाले मैचेस में। बिल्कुल ठीक है अरुण भाई। आज जो मैच खेला जा रहा है मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, कोयटा और दोनों टीमें अपना लास्ट मैच जीत के आ रही है। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड मैच और स्लाइटली एज टू मुल्तान क्रिकेट टीम, मुल्तान सुल्तान। इन अ वे ऑन पेपर तो ऐसे लग रहा है मुल्तान सुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है ना वो रन्स कर रही है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वेयर एज कोयटा ग्लैडिएटर्स की टॉप ऑर्डर बैटिंग रन नहीं कर रही, जो कि जो लम्हा फिक्री है वो यही है कि सरफराज को इवन कल मेरा ख्याल 1 डाउन जाना पड़ गया। ऐसा तो सिचुएशन मुझे नजर आ रही है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास अभी भी
इश्यूज हैं उनके बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कॉन्फिडेंट नोट में अभी आप हर मैच में उठा के देख लेंगे, आपको एक ऑर्डर नजर नहीं आएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स का बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। उनको नुकसान भी हुआ, उनके 2 प्लेयर्स जो है वो चले भी गए, जैसे आपने फाफ का जिक्र किया और आपने रसल का जिक्र किया। दूसरी तरफ आप देखें कि मुल्तान सुल्तान एक बिल्कुल परफेक्ट बैटिंग ऑर्डर के साथ खेल रहे हैं और उनके वो बैट्समैन रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एडवांटेज उनको जाता है, देखें ना, उनके पास 6-7 तक बड़े एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। अगर ऊपर से कोई एक आध आउट भी हो जाए तो नीचे संभालने वाले काफी मौजूद हैं। तो एज डेफिनेटली जाता है मुल्तान सुल्तान को, लेकिन कोयटा जिस तरीके से खेल के कल का मैच जीती है, तो मे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनमें भी आया हुआ होगा। और यू नेवर नो, कल अगर चीज को देखते हुए पिच अगर वैसी हुई और इसी पिच पे अगर मैच हुआ, तो यू नेवर नो, स्पिनर को एक आध ऐड करने का वो सोचे, अगर कोई बाहर उनके पास बैठा हुआ है ऐसा स्पिनर जो कि बैटिंग भी कर ले, तो इसमें वो थोड़ी सी चेंजेस सोच सकता है सरफराज अगर इस मैच को जीतना है, क्योंकि ये तो उनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, क्योंकि कोयटा के पास तो कोई और वो जगह बाकी नहीं बची कि वो ये दोनों मैचेस जो अपने बाकी हैं वो जीत ले। अगर वो नहीं जीतते, एक मैच भी हारते, तो वो तो ऑलरेडी आउट हैं, वो तो फिर टीम में टॉप 4 में तो आ ही नहीं सकते। जहूर खान की जगह जाहिर खान को लिया जा सकता है, जो उनके स्पिनर हैं और चाइनामैन बॉलिंग करते हैं। अच्छे स्पिनर भी दिखाई दिए थे। और दूसरी जानिब मुल्तान भी उस्मान कादिर को खिला सकते हैं, अगर उनके पास ऑप्शन उस्मान कादिर की सूरत में मौजूद है। अरुण भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, अब सिर्फ देखना ये होगा, क्योंकि मैं फील करता हूँ क्योंकि मुल्तान सुल्तान इतना अच्छा खेलती हुई चली आ रही है, तो प्रॉब्ली अपने उस टीम कॉम्बिनेशन को चेंज ना करे, क्योंकि अभी तक उनको वो सारे बॉलर्स हो गए या जो बैट्समैन हो गए, वो अपना अपना रोल निभा रहे हैं। बट अगर आप, जैसे आपने कहा, पिच की कंडीशन अगर ऐसी है, तो व्हाई नॉट, अगर आप समझते हैं कि एक फास्ट बॉलर को बिठा के एक स्पिनर को आप ले आते हैं, तो आपको एडवांटेज है, क्योंकि एक स्पिनर जो है वो आपको विकेट्स ज्यादा चांसेस है उसके कि वो ज्यादा विकेट्स लेने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं बनिस्बत एक फास्ट बॉलर के। सो मैं ये फील करता हूं कि अगर तो ये पिच में थोड़ा सा वेयर एंड टेयर है, क्योंकि इन्होंने आज सुबह, अगर आप जाएंगे जब ये तो पिच को जब देखेंगे, तो इनको आइडिया हो जाएगा कि पिच में कितना फर्मनेस है, कितनी टॉप उनका, अगर तो बहुत ज्यादा फर्म है तो शायद स्पिनर ना खिलाएं, लेकिन जहां इनको ये नजर आएगा कि टॉप थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो स्पिनर का खेलना जो है वो बन जाता है, तो तीसरा स्पिनर ऐड हो सकता है उसमें। क्रिकेट अरुण भाई, अब कोई थोड़ी सी बात है आपके दोस्तों की कर लेते हैं। आजकल बड़े मुजाहरे कर रहे हैं आपके दोस्त, लाहौर पहुंच गए थे आपके पुराने दफ्तर के बाहर, और बहुत जबरदस्त किस्म का उन्होंने मुजाहरा किया है। शकील शेख एंड कंपनी, सारे जितने भी गवर्निंग बोर्ड के पुराने रुकन है, इन तमाम लोगों ने। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा निजाम से मुत्तफिक नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल देखें तो क्रिकेट के बहुत सारे स्टेक होल्डर, खैर मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के दौर में कुछ ऐसे फैसले भी हुए कि जो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर बने, लेकिन अब लोग सड़कों पे आ गए। एक मूवमेंट बनी हुई है क्रिकेट बचाओ तहरीक, वो उन्होंने प्रॉपर तौर पे एक मुजाहरा किया, पूरे पाकिस्तान से लोग जमा हुए थे क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर के बाहर। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये कुछ आप पिक्चर्स देख रहे होंगे इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, ये वो मुजाहरा है जो क्रिकेट बचाओ कमेटी की जानिब से किया गया, जिसमें क्रिकेट के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। हारून रशीद साहब जो इस मुल्क के बड़े स्टेक होल्डर हैं, अगर बात कर लेते हैं मैदान से लेके क्रिकेट के ऐवान तक, तो जरा हारून भाई को शामिल करें प्रोडक्शन टीम। हारून भाई, ये तमाम के तमाम लोग आपके पुराने दफ्तर के बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये क्रिकेट बचाओ कमेटी जो बनी है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इस वक्त जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात से बहुत सारे लोग मुतमईन दिखाई नहीं देते। देखिए, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि क्यों ये जो मुजाहरे की बात हो रही है, इसमें तमाम वो लोग मौजूद हैं जो कि पुरानी जो क्रिकेट एसोसिएशंस थी, जो पिछले आइन के तहत कायम व दायम थी, वो अब नहीं रही, क्योंकि नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। और ये मैं ये भी बता दूं कि ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बदकिस्मती से जो भी चेयरमैन आता है, वो कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन अपना लाने की कोशिश करता है, चाहे वो ज़का अशरफ हो, चाहे वो नजम सेठी हो, चाहे कोई और, जितने भी आप पुराने वो देख लें। सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो, अगर देखा जाए, जिसकी ये बात कर रहे हैं,
आरिफ आबादी साहब के ज़माने में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिसको आज तक समझते हैं कि वही एक फ़ाल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको रिस्टोर होना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पर अब देखते हैं कि लोगों ने अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी नया चेयरमैन आता है, और ख़ास तौर पर ये चेयरमैन एहसान मानी जब आए, तो इनको एक टास्क दिया गया था इमरान खान की तरफ से, क्योंकि इमरान इस चीज़ के हामी थे कि नहीं, टॉप की जो टीम्स हैं वो कम होनी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा टीमों के साथ खेल रहे हो। पाकिस्तान में 42 टीमें फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर, चाहे वो ग्रेड 1 खेल रही होती थी या ग्रेड 2 खेल रही होती थी, 42 टीम्स बहुत ज्यादा टीमें थी। इमरान खान का ख्याल यह था कि ऑस्ट्रेलियन पैटर्न के ऊपर 6 टीमें होनी चाहिए। एक टास्क फोर्स बनाई इस रिजीम ने, और उन्होंने कहा कि आप अपने डोमेस्टिक के ढांचे को देख के कोई हमें तजावीज दें। वो तजावीज देने की सूरत में इन तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, जिसमें ये जितने आपको नजर आ रहे हैं जो उसे मुजाहरा करते हुए, ये लोग भी मौजूद थे उसमें, डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी उसमें मौजूद थे। उनके सामने ये सारी चीजें पेश की गई थी कि देखें ये क्रिकेट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पाकिस्तान को कोई फ्यूचर का स्टार नहीं मिल रहा, हम देखते ही हैं कि डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, वही सेट ऑफ प्लेयर्स डिपार्टमेंट के लिए भी खेलते हैं, वही सेट ऑफ प्लेयर्स रीजन्स के लिए भी खेलते हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक ऐसा हाइब्रिड निजाम ले आए कि जिसमें डिपार्टमेंट और वही एसोसिएशन मिलके अपनी इस पर्टिकुलर जगह की जो भी एसोसिएशन है वहां पर उसकी क्रिकेट को चलाए, ग्रास रूट से लेके ऊपर तक। जहां मैं ये भी बता दूं कि कहीं भी कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो अपनी क्रिकेट एसोसिएशन अपने ओन पे नहीं करती थी, हमेशा पीसीबी फंडिंग से ही सारी चीजें होती थी। अब भी पीसीबी ही फंड कर रहा है, और क्योंकि अब नया सेटअप आ गया है, इमरान खान ने उसको अप्रूव कर दिया है क्योंकि वो पेट्रन है क्रिकेट बोर्ड का, और उसके मुताबिक अब 6 टीमें हो गई। अब ऑब्वियसली जब वो 6 टीमें हो गई टॉप लेवल के ऊपर, तो 90 सिटी 90 शहर नीचे जो हैं उनके भी इलेक्शंस होने हैं, उनमें सारी चीजें होनी। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था, अगर ये जैसे ये लोग ये मुजाहरा कर रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट में कई लोगों की जॉब्स गई, बहुत सारी चीजें हुई, जिसमें इन्होंने ग्राउंडमैन का भी जिक्र किया, सारा कुछ किया। मुझे सिर्फ ये है कि मुझे ये बताएं कि अगर ये स्टेक होल्डर्स हैं और क्रिकेट बोर्ड भी अगर स्टेक होल्डर है, तो क्यों नहीं ऐसा एक मिल के निजाम, यानी ये दोनों मिल के अगर बैठें, अपने मुतालबात उनको पेश करें, वो अपने सामने अपनी चीजें उनको रखें, तो कोई ना कोई एक अच्छा निजाम तो आ सकता है ना। देखिए आज 6 टीमें हैं, कल को 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, 9 भी हो सकती हैं। मैं आपको दूसरी ऑस्ट्रेलिया की मिसाल भी देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया 4 या 5 स्टेट से शुरू हुई, लेकिन बाद में उसकी वो स्टेट्स बढ़ती गई, बिकॉज हर स्टेट ने अपने आप को मजबूत किया। तो उसके बाद तस्मानिया कोई अबाउट पता नहीं 20 सालों के बाद जाके कहीं उसको एफिलिएशन मिली। तो यहाँ भी अभी तक भी जो आपका जो मरकज है, जो महवर है, वो चंद इलाके हैं जहां से आपको टैलेंटेड प्लेयर्स मिल रहे हैं, हर जगह तो नहीं मिल रहे हैं ना। तो आपको ऐसी जगह के ऊपर फोकस करना है जहां से आपको ये मिल रहे हैं। इनकी जो भी डिमांड्स हैं उसको क्रिकेट बोर्ड को देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक जो मेन कैरेक्टर जो मुझे नजर आ रहे हैं वो शकील शेख साहब हैं, जिनकी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हैं इन दैट सेंस कि उन्होंने बहुत खिदमत की है, क्योंकि वो इन तमाम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं प्रॉब्ली क्रिकेट को और उसकी जो नेटिग्रिटी को ज्यादा बेहतर समझते हैं। वेयरएज मुझे इसमें नदीम भी नजर आया, ख्वाजा नदीम, जो कि लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन के थे, जो उन्होंने भी काफी, जब वो प्रेसिडेंट बने थे अपनी, वहां पर थोड़ा काफी काम किया हुआ था। सो मेरे नजदीक ये 2 ब्रेन जो उनके साथ मौजूद है। बाकी जितने भी लोग हैं, मुझे वो तो कभी उन्होंने मुझे इतना इंप्रेस नहीं किया एज फार एज जो उनकी क्रिकेटिंग में उनकी इनसाइट देखता हूँ। तो मैं हमेशा से शकील शेख साहब नोमान, उनको तो छोड़ दे, मैं उनको इसलिए ज्यादा जिक्र नहीं करता क्योंकि उनकी वो एक्यूमेंट नहीं है, जो बदकिस्मती से मैं थोड़ा सा ब्लंट हूँ, आई एम सॉरी अगर किसी को पता लगे, ये मेरा अपना व्यू है। ये जो अच्छे ब्रेन्स मुझे जो नजर आते हैं ना, शकील शेख है या ये ख्वाजा नदीम है, यानी इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो लोगों को बताएं। मुझे बताया ना कितने लोग ऐसी एसोसिएशन है जो फाल हैं, अपने ओन पे अपने सारी चीजें चलाती हैं। नहीं, पाकिस्तान क्लब परेड भी चलाता है, पाकिस्तान सिटी क्रिकेट भी चलाता है क्रिकेट बोर्ड। यानी क्रिकेट बोर्ड ने जब सारा काम ऊपर से बैठ के करना है, इनको फंड्स प्रोवाइड करने हैं, इनके ग्राउंड्स में बहाली क्रिकेट और एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से शॉर्ट आ गया। बिल्कुल ठीक है, जरा अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन टीम, ये जो अभी आपसे शॉर्ट चला था, शकील शेख साहब है डायरेक्टर, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक प्रेसिडेंट है, गवर्निंग बोर्ड के रुकन है। क्या कहा उन्होंने इस जो उन्होंने मुजाहरा किया था इस दौरान, जरा ये सुन लेते हैं। आज पाकिस्तान के कोने कोने से ऑर्गेनाइजर, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिकेटर्स और बड़े बड़े ओहदेदार यहाँ पे कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बनाए हुए 2019 के आइन के खिलाफ
2014 के आइन की बहाली, क्रिकेटर्स की बहाली, ग्राउंड्समैन की बहाली और ग्रास रूट क्रिकेट की बहाली के लिए यहाँ पर एक बड़े इज्तिमा की सूरत में आए हैं। हमारा ये एहतजाज पीसफुल है और हम ये वार्निंग देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2014 का आइन मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए, सारी एसोसिएशंस को बहाल किया जाए, सारे क्लब्स को बहाल किया जाए और ये जो पीछे बैठी नाअहल इंतज़ामिया है एहसान मानी की क़यादत में, इन सारों को सैक किया जाए। हम ये सारा निज़ाम नहीं मानते हैं। मेरे साथ सारे हजरात एक दफा नारा मारेंगे, 2014 का आइन। जी, आपने गुफ्तगू सुन ली होगी हारून भाई। आपके दोस्त हैं बहुत पुराने, आप दोनों ने बहुत साथ काम किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, बड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाया है। 2014 का आइन और 2019 का आइन कंपैरेटिवली जो बात कर रहे हैं उसको बहाल करें, सैक करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स को। आपने भी एक बात कही कि इन लोगों को बैठना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। कहाँ बैठते हैं हारून भाई? जिसका जब इख्तियार होता है और वो पसंद में शामिल ना हो तो कहाँ बैठते हैं? यही तो सारी प्रॉब्लम है। देखिए मसला क्या है, मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाना चाहते? या जो ये स्टेक होल्डर्स जो बात कर रहे थे, जैसे शकील शेख होकर बाकी लोग इनके साथ खड़े थे, क्या ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम नहीं करना चाहते? जब आप काम करना चाहते हैं तो फिर मिल बैठ के करने में क्या हर्ज है? जब ये प्रपोजल इनके पास गई थी, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसको, और ऑलरेडी इनको बता दिया गया था कि इमरान खान के जहन में तो ऑलरेडी 6 टीमें हैं, हम तो 8 टीमों का कॉन्सेप्ट लेके जा रहे थे। 8 किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होनी थी, किसी किस्म की कोई चीज तब्दील नहीं होनी थी। अगर ये पहले वो जो टास्क फोर्स के सामने जो इनको सिफारिशात पेश की गई थी, जो कि हम अल्टीमेटली इमरान खान के पास लेके जाना था, जो प्राइम मिनिस्टर और पेट्रन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड भी थे, लेकिन वो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जब वो चीजें हम वहां लेकर गए तो इमरान ने उनको 6 टीमों पे कहा कि नहीं जी, आपने तो ये 6 टीमें पे कर दें, 8 टीमें बहुत ज्यादा हैं, तो बाकी आप निचले लेवल के ऊपर जो मर्जी क्रिकेट खेलते रहे, मुझे उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर 6 टीमें खेलनी चाहिए ताकि कॉम्पिटिशन अच्छा हो। तो उसके मुताबिक ऑब्वियसली अब एहसान मानी को ये टास्क दिया गया, वो कैसे हो सकता है कि वो अपने पेटर्न को रिफ्यूज कर दें? या फॉर दैट मैटर इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था नजम सेठी के दौर में, उस वक्त भी जो उनके जहन में था वही उन्होंने चीजें अप्रूव करवाई अपने पेटर्न से, जो कि उस वक्त शायद नवाज शरीफ साहब थे। सो मेरे अपने नजदीक अभी भी यही है कि इस तरह के मुजाहरे से या चीजें, ठीक है आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि अगर वो इनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते होंगे? आफ्टर ऑल इतना अरसा इलेक्ट होके ये आए थे। अब इसमें कई ऐसी भी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊं कि इनमें भी वायद लोग ऐसे हैं जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 2-2 आप टर्म ले सकते हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने स्टे ऑर्डर्स लेके वो 3-3 टर्म्स के साथ भी काम कर रहे थे। तो इट्स नॉट दैट कि दोनों चीजें ठीक हैं। इनकी तरफ भी ये जो बातें कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें ठीक है। अगर आप उसको भी जरा गौर से अगर देखेंगे तो इनमें भी कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो स्टे ऑर्डर लेके तीसरी टर्म चला रहे थे अपनी एसोसिएशन की। सो इट्स नॉट दैट। मेरा मकसद ये है कि मैं हमेशा से इस बात का हामी हूं कि आपने अगर मुश्तरका कोशिश करनी है, मकसद आपका एक है, तो क्यों नहीं मिल बैठ के हम सारी चीजों को ठीक कर सकते? बदकिस्मती से यहाँ पर मसला यह है कि हर कोई ये समझता है कि नहीं मैं ठीक हूं, बस मैं का एलिमेंट जब तक हमारे इस मुल्क से नहीं निकलेगा, हमारे इस निजाम से नहीं निकलेगा, आपकी चीजें कभी भी ठीक नहीं होंगी। मैं को हम में तब्दील करना होगा अगर इस निजाम को बेहतर करना है। आपने सिर्फ एक चीज बतानी है। देखिए बहुत सारी चीजों में हर जगह पे जैसे हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयां होती है, बुराइयां होती हैं। आपने सिर्फ एक चीज बतानी है, डिटेल में नहीं जाएंगे आपके 2014 का आइन या 2019 का आइन, खामियां खूबियां दोनों में होंगी, कौन सा ज्यादा बेहतर है? सिर्फ हाँ एक नाम लेना है आपने, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। 2014 या 2019? नहीं देखिए 2014 और 2019 दो निजाम डिफरेंट है ना। 2014 में तो हारून भाई टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। आपके ख्याल में 2019 बेहतर है 2000? मैं 2019, क्योंकि ये सही सिम्प में जाएगा, लेटर स्टेजेस में जाके इसी ने आपको जो है ना फल देने हैं क्रिकेट को पाकिस्तान की, अगर ये निचले लेवल तक ये इस्तेमाल हो गया। सो मैं तो इस करंट टाइम को प्रेफर करूंगा 2019 को। जी बिल्कुल हारून भाई 2019 डिटेल में बात करेंगे। आपका ओपिनियन बिल्कुल आ गया, लेकिन इससे ज्यादा टाइम नहीं है हारून भाई, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम इसको यहाँ से कुछ और भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच हारून भाई, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स ऑफ बीटीवी। नसीम राजपूत की अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, जिंदगी रही तो फिर
कल शाम को 4 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैट अल्लाह निगहबान।